अपन प्रश्न तभी कंसिडर करेंगे अगर इसके डिलोकलाइजेशन से, जैसे मान लो यहाँ पर डबल बॉन्ड्स है, अगर इसके डिलोकलाइजेशन से इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आए जिससे कि CH2 पॉजिटिव डायरेक्टली अटैच्ड है, तो फिर अपन M कंसिडर करेंगे। तो इसमें अगर डिलोकलाइजेशन करेंगे तो इसके डिलोकलाइजेशन से नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, इधर आएगा और इधर आएगा। इसके डिलोकलाइजेशन से नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, इधर आएगा और इधर आएगा। तो इसमें तो एम इफेक्ट है क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस पे आ रहा है, लेकिन इसमें एम इफेक्ट कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है। जब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये ऑक्टेट कंप्लीशन हो जाएगा। तो अपन कहते हैं कि हाँ भाई उसमें मीसोमेरिक है, लेकिन यहाँ मीसोमेरिक नहीं आ रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है, यहाँ तो आ रहा है। यहाँ ऑक्टेट कंप्लीशन कर सकता हूँ मैं, ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकता हूँ। इसमें अगर अपन चेक करेंगे तो इसके डिलोकलाइजेशन से इधर नेगेटिव चार्ज बनेगा, इधर नेगेटिव चार्ज बनेगा और इधर भी नेगेटिव चार्ज बनेगा, मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इधर भी एम इफेक्ट कंसिडर करेंगे। इधर तो ऐसा कुछ है नहीं। अब अगर अपन आई की बात करें, आई इफेक्ट की बात, तो देखो इसमें भी प्लस एम है, इसमें भी प्लस एम है, इसमें नहीं। अब इंडक्टिव इफेक्ट, बेंजीन रिंग के कार्बन से जो वेरी फर्स्ट एटम अटैच्ड है, अगर वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है तो माइनस सही है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो माइनस इफेक्ट है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड में माइनस इफेक्ट होगा, इधर भी माइनस इफेक्ट होगा क्योंकि वो तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उधर तो ऐसी कुछ डिलोकलाइजेशन की बात है ही नहीं, तो माइनस ही है। और इसमें भी माइनस है, लेकिन अपन को एक बात पता है कि माइनस आई तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो अगर अपन कंसिडर करें तो इसका डिस्टेंस सबसे पास है, मतलब ये माइनस आई ज्यादा होगा इससे, और ये वाला माइनस आई ज्यादा होगा इससे। माइनस आई डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो ठीक है, अपन कहेंगे भाई ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं एम से, प्लस एम से। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा, ये भी एम से रिलीज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा। एम का इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है आई के इफेक्ट से। सो ए में प्लस एम है और राइट ना, सी में प्लस एम है, तो अपन कहते हैं भाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ऑफ कैटाइन में अपन क्या करेंगे, अगर प्लस एम है तो ज्यादा स्टेबल है, प्लस आई से ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें कोई ग्रुप नहीं होगा, ज्यादा स्टेबल होगा माइनस आई वाले से, ज्यादा स्टेबल होगा माइनस एम वाले से। तो ये तो ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें सिर्फ माइनस आई है, तो वो तो कम स्टेबल हो जाएगा। इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो आंसर अपने पास आ जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल। तो अपन कहेंगे ए और सी ज्यादा स्टेबल है बी और डी से। बी और डी में कंसिडर करेंगे तो डी ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये तो विड्रॉ कर रहा है माइनस आई से, एम तो है नहीं, लेकिन आई से विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ करेगा अगर रिंग से तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कोई उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो और बढ़ेगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। ये कब बी कम स्टेबल है डी से। अब ए और अगर मुझे डिसाइड करना है ए एंड सी में, तो इसका माइनस आई इज मोर क्योंकि वो डिस्टेंस की वजह से, और इसका माइनस आई इज लेस डिस्टेंस की वजह से। इसका डिस्टेंस पास है तो ये ज्यादा विड्रॉ करेगा, ये कम विड्रॉ करेगा और देगा प्लस एम एक जैसा होता है दोनों में। एम को कोई डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, आई डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो ए और सी में सिंस माइनस आई ज्यादा है तो ये कम स्टेबल होगा। So C is more stable than A, is more stable than D, is more stable than B. ये अपना order है। This is how we can write the order of stability. अगर इसकी जगह एनाइन होता तो स्टेबिलिटी ऑर्डर, अगर अपन एनाइन की बात करें तो अपन कहेंगे उस केस में फिर ये इसका ऑर्डर भी रिवर्स हो जाएगा, माइनस एम ज्यादा स्टेबल होगा माइनस आई से। जब कोई ग्रुप नहीं है, जैसे डी वाला है वो फाइव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन,
प्लस आई से और प्लस एम से। दूसरा क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर में अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है CH2 पॉजिटिव है and we are writing like this. तो इसमें अपन क्या करेंगे वो अपन चेक कर सकते हैं। वैसे सभी में विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी तो डी वाले की हो जाएगी क्योंकि उसमें विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। इसमें आंसर क्या होगा तो अपन कहेंगे इसमें तो NO2 है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा नाइट्रोजन पे, सो इसमें -m होगा और -i होगा। मेटा पोजीशन पे सिर्फ -i होता है, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे -m होता है और -i दोनों ही होंगे, मतलब I और M दोनों होते हैं। जबकि मेटा पोजीशन मेटा सब्स्टिट्यूशन में सिर्फ I इफेक्ट होता है। तो इन दोनों में तो -m और -i है, कम स्टेबल होंगे। सबसे ज्यादा स्टेबल तो डी वाला होगा, फिर उसके बाद बी वाला होगा, उसके बाद इन दोनों में इंडक्टिव इफेक्ट से चेक करेंगे। इज ये ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी कम होगी, ये लेस है इसमें तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि विड्रॉइंग एम इफेक्ट तो दोनों में एक जैसा होगा। आई इफेक्ट इसमें ज्यादा है तो ज्यादा विड्रॉ होंगे तो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी, ज्यादा मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो विल राइट दैट सी इज मोर स्टेबल देन। इसकी जगह एनाइन होता तो मैं सीधा, आप नेगेटिव चार्ज लिख दो पॉजिटिव की जगह, मैं सीधा उल्टा लिख A will be greater than C greater than B greater than D, और बिल्कुल एग्जैक्टली उल्टा होता है। अब अगर मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसे गिवन है, we are having like this, तो फिर अपन क्या करेंगे, तो मोस्टली मतलब क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी टाइप से आते हैं जैसे ये मैंने किया, ठीक है ना। इस टाइप से वो डायरेक्टली ऐसे ऑर्डर नहीं पूछते, बट ऐसे क्वेश्चन वो काफी पूछते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे भाई इधर ना, इसके पास लोन पेयर है, वेरी फर्स्ट एटम अटैच्ड टू बेंजीन में प्लस है, हैलोजेंस का -i ज्यादा डोमिनेटिंग होता है तो -i इज मोर। इसमें प्लस H है, हाइपर कॉन्जुगेशन लिख लो या प्लस I लिख लो, बट हाइपर कॉन्जुगेशन विल बी बेटर क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन इसलिए कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और डबल बॉन्ड से अटैच है, और इसमें -m है। तो अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करना है तो +m वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो A will be more stable than C, will be more stable than B, will be more stable than D। इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अगर एनाइन होता तो बिल्कुल एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर होता। सो अगर कैटाइन पढ़ लिया अपन ने तो एनाइन। अब मैं दूसरे पेज पे चलते हैं। अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे एक क्वेश्चन है और स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल क्वेश्चन गिवन है, और एक मुझे ऐसे
और ये कैसे लिखते हैं? तो इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर अपन को बताना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। सो ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ए और बी। तो आप कभी भी ऐसे नहीं करना कि इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, उसको शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा। ये तो अपन वैसे ही बता सकते हैं, ये इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है। इसमें इसका हाइपर कॉन्जुगेशन डायरेक्टली है, इसमें डायरेक्टली इसका हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। तो इसकी स्टेबिलिटी, ए की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बी से। सी को डिसाइड करेंगे तो इसका कभी कोई रोल नहीं आ पाएगा पॉजिटिव चार्ज में, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कभी भी उस कार्बन पे नहीं आ सकता जिससे CH3 अटैच है। So we can write that ABC. ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, स्टेबिलिटी दोनों में से किसकी ज्यादा, तो इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? इसमें भी रेजोनेंस फिनोमेना है, डबल बॉन्ड है, तो इसमें भी रेजोनेंस फिनोमेना है। इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, इसके 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। तो फिर अपन क्या लिखेंगे? B is more stable than A because in B the negative charge remain on oxygen atom. Or remain on oxygen atom. So it has resonating structures of equal energies. अगर किसी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्वल एनर्जीज के बने तो वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू जिसमें अनइक्वल एनर्जी का बने। इसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन पे जाएगा, कार्बन पे जाएगा तो नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल, कार्बन पे जाएगा तो नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल होगा। इसलिए नेगेटिव चार्ज की लाइफ बहुत ज्यादा होगी ऑक्सीजन एटम पे। तो फिर जो अपन ने पढ़ा था कि भाई ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल, वो क्या था? तो वो ये था कि भाई अगर मान लो ए और बी 2 स्ट्रक्चर हैं, तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, ये तब होता है जब चार्ज सेम टाइप ऑफ एटम पे डिलोकलाइज हो। जब चार्ज सेम टाइप ऑफ एटम पे डिलोकलाइज हो, यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम पे था ना, यहाँ ऑक्सीजन से कार्बन पे, यहाँ ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे, यहाँ कार्बन पे ही रहेगा पॉजिटिव चार्ज। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कार्बन पे ही डिलोकलाइज होगा तो ज्यादा कार्बन पे डिलोकलाइज होगा, ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू कम कार्बन। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फिर लिखते हैं। अगर मान लो ऐसे गिवन है,
तो फिर अगर अपन को ऐसे लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये सभी मैंने आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, तो जैसे बने हुए हैं वैसे ही अपन को बताना पड़ेगा। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, या इन सब में मैक्सिमम स्टेबल किसका, किसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी वो बतानी है। विच विल बी मैक्सिमम स्टेबल? ए। तो इन सब में अगर अपन को मोस्ट स्टेबल बताना है ना, तो डी वाला होगा, क्योंकि डी वाले में सभी एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है। डी वाले में सभी एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है। डी वाले में सभी एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए मैक्सिमम स्टेबिलिटी डी की होगी। Is D because octet of all the atom is complete. अब अगर अपन ऑर्डर लिखना चाहें कि भाई ऑर्डर बता दो इसमें, तो अपन कहेंगे डी तो सबसे ज्यादा हो गया। अब किसी लोन पेयर के अगर साइड में नेगेटिव चार्ज हो तो उनमें रिपल्शन होगा, तो इसमें भी रिपल्शन होगा। लेकिन अगर लोन पेयर के साइड में पॉजिटिव चार्ज है तो उनमें अट्रैक्शन होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन होगा। तो ये तो अनस्टेबल हो रहे हैं रिपल्शन की वजह से, लेकिन ये लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज साइड में है तो ज्यादा स्टेबल होगा। अब अगर इन दोनों में कंसिडर करते हैं, तो इसमें तो नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, कभी भी हमेशा याद रखो कि कभी भी किसी एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज है और उसके साइड में अगर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है, अपन कहेंगे लोन पेयर है अगर, तो इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है और उसके साइड में लोन पेयर वाला एटम है, तो इनमें रिपल्शन होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। अगर किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसके साइड वाले एटम पे कभी भी आप इधर ना, साइड वाले एटम पे कभी भी आप पॉजिटिव चार्ज नहीं बना सकते, ये तो हाईली रिपल्सिव है। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज कि कभी भी दो साइड वाले एटम पे नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकते, ये इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो लोन पेयर के साथ अगर पॉजिटिव चार्ज वाला एटम है तो स्टेबल होगा, लेकिन अगर लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज वाला एटम है तो अनस्टेबल होगा, ये भी अनस्टेबल होगा। तो फिर इन दोनों में स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, ए और बी में? तो अपन कहेंगे ये चार्ज सेपरेशन देख लो आप, अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को पास रखोगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, दूर रखोगे तो न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। ये ज्यादा न्यूट्रलाइज होंगे इसके कंपैरिजन में, मतलब ए ज्यादा स्टेबल है। अगर चार्ज दूर दूर जाएंगे मतलब चार्ज ज्यादा सेपरेट होंगे, दैट इज कॉल्ड चार्ज सेपरेशन। अगर चार्ज सेपरेशन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, चार्ज सेपरेशन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। सो वी गॉट इट। क्या करना है अपन को
क्यों ऐसा हुआ? तो इसलिए क्योंकि ऑल एटम्स हैज ऑक्टेट कंप्लीट। इज कंप्लीट, ऐसे रीजन भी लिखते जाना जो भी मैं बताऊंगा। वो क्वेश्चन तो अपन को कहीं भी मिल जाएगा, कुछ भी ढूंढेंगे तो कुछ कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। रीजन नहीं लिखता तो सी वाले में, है ना? सो एडजेसेंट एटम हैव लोन पेयर। पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर। और बी और सी में विल राइट दैट इसमें चार्ज सेपरेशन, मोर चार्ज सेपरेशन। ठीक है भाई। अब अपन से क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब उनकी मर्जी, वो जो चाहे पूछे। वो ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई अच्छा बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। कौन ज्यादा स्टेबल है, और दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? दोनों ही आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो अपन कहेंगे देखो इसमें ये डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, क्योंकि ये इधर बना हुआ है बीच में। जबकि ये डबल बॉन्ड, इधर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब इसी रिंग को ही एरोमेटिक होना पड़ेगा। इसमें ये रिंग भी एरोमेटिक हो सकता है, और अगर डबल बॉन्ड इधर कंसिडर करोगे तो ये रिंग एरोमेटिक हो जाएगा। मतलब दोनों रिंग एरोमेटिक में, एरोमेटिसिटी में आ सकते हैं। इसमें ये वाला रिंग कभी एरोमेटिसिटी में नहीं आ सकता। So we'll write that this is more stable. इससे बता सकते हैं कौन ज्यादा स्टेबल होगा। फिर अपन लिख सकते हैं दूसरा एक वो ले लेते हैं, क्योंकि कभी कभी आप कॉन्जुगेशन में भी गड़बड़ ना कर दो, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग delocalization of charge, positive charge, मैं delocalization of charge लिख देता हूँ, is not possible। ऐसे कर लेते हैं। और मॉलिक्यूल लिख लेता हूँ।
ठीक है, तो मतलब कितने, ये बता दो इसमें किसमें डिलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज होगा और किसमें नहीं होगा. इज नॉट पॉसिबल. चलो भाई, आंसर आया मेरे पास, बट दोनों ही अलग अलग आंसर है. चलो देखते हैं. इसमें इधर डिलोकलाइज करूंगा तो नाइट्रोजन के एक s ऑर्बिटल होता है और एक 3p ऑर्बिटल होता है. तो 4 बॉन्ड तो ऑलरेडी बने हुए ना इसके साथ, तो अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा कहाँ. भाई डी तो होता ही नहीं ना, डी तो होता ही नहीं ना नाइट्रोजन, तो 4 बॉन्ड तो ऑलरेडी बने. तो ये इलेक्ट्रॉन जो ये ऐसे ट्रांसफर होंगे डिलोकलाइजेशन से, वो लेगा कहाँ. ऑर्बिटल है ही, 4 ऑर्बिटल थे तो 4 बॉन्ड बने हुए हैं इसके अराउंड, ये नहीं होगा डिलोकलाइजेशन. इसमें पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन पॉसिबल है. कैसे, आप इस बॉन्ड को इस पे शिफ्ट कर लो. अगर आप बॉन्ड को शिफ्ट करोगे तो यू गेट लाइक दिस. अगर आप बॉन्ड को शिफ्ट करोगे तो यू गेट लाइक दिस. यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ लोन आ जाएगा. यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ लोन होगा. तो इसमें डिलोकलाइजेशन हो रहा था तो हो गया ये. अब बाकी एक बार चेक करो आप. इसमें जैसे मैंने बताया आपको, मतलब अगर जिस एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है तो हो जाएगा डिलोकलाइजेशन. लेकिन अगर वो डबल बॉन्ड से अटैच नहीं है तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि उसके पास ऑर्बिटल है या नहीं.
लगता है तुमने मतलब देख लिया कि भाई क्या करना है तुमको, है। अब इसमें तो लोन पेयर था तो ठीक है, डीलोकलाइज हो गया, राइट। इसमें अपन कहेंगे भाई इसका ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें अपन चेक करेंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है, वरना ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा और पॉजिटिव चार्ज तो ये भी नहीं। इसमें अगर अपन चेक करेंगे तो इसमें डी ऑर्बिटल होता है तो डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। इसके पास लोन पेयर है, मैं ऑक्टेट कंप्लीशन कर सकता हूँ, ये भी पॉसिबल। दैट्स करेक्ट। ठीक है ना। कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, तो वही करता है कि उनको कैसे बताना होता है डीलोकलाइजेशन होगा या नहीं। सो अब इसमें क्वेश्चंस बाकी आप शीट से सॉल्व कर सकते हो, बाकी तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक, इस टाइप से भी काफी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और एरोमेटिसिटी के ऊपर कुछ रिएक्शंस भी देते हैं, यूज एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस इज GOC2। तो अपन GOC2 शुरू कर लेते हैं। अब GOC2 एक तरीके से एप्लीकेशन है GOC1 का। इसमें अपन को पढ़ना है दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, और थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस। तो बेसिक स्ट्रेंथ अमाइंस के लिए होता है और एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और भी लिख लेंगे पर अल्कोहल्स का क्या होगा, एल्डिहाइड कीटोन का क्या होगा, वो भी लिख सकते हैं। तो अब थोड़ा सा आइडिया तो अपन को पहले से ही होता है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में अपन को एक बात पता होता है कि देख भाई, अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग एसिड का कैलकुलेट करेंगे तो HClO4 जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट अपन जो पढ़ते हैं उनमें। फिर HI, HBr, H2SO4, HCl और HNO3। इसके अलावा जो भी एसिड होते हैं वो वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग यही होता है। दूसरा वीक एसिड्स में अपन लिख सकते हैं दैट इज H2SO3 इज वीकर एसिड, H3PO4 फॉर्मिक एसिड। अपन कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिख सकते हैं सारे के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फिनॉल लिख लेते हैं और वाटर लिख लेते हैं। थर्ड अपन एक और एसिडिक स्ट्रेंथ लिख लेते हैं दैट इज वाटर इज मोर एसिडिक देन एसिटिलीन इज मोर एसिडिक देन, पहले अपन अल्कोहल भी लिख लेते हैं इसमें। Alcohol is more acidic than acetylene, more acidic than ammonia, more acidic than CH2 double bond. CH2 is more acidic than alkanes. अब ये तो सभी स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% वाटर में डिसॉल्व होता है। वो आयनिक वाला पार्ट है, वो मतलब लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर है, ये अपन को बताता है। दीज आर वीक एसिड ना, इनके पीके वैल्यूज अपन को पता है। पीके वैल्यूज मतलब जितना छोटा पीके वैल्यू उतना ज्यादा एसिडिक, डिपेंडिंग की क्या अटैच्ड है, ये आर क्या है उसके हिसाब से देख लेते हैं। नियरली लिख लिया।
सो पीके वैल्यूज अपन को पता है क्या होता है, दैट इज ये 16 to 18 डिपेंडिंग ऑन दी आर, ये तो 25 होता है, ये 28 होता है, इसमें अपन लिखते हैं दैट इज 35 और ये 45। पीके वैल्यू जितना छोटा पीके वैल्यू है उतना ज्यादा ऐसे लिखे, इनके लिए तो पीके वैल्यू नेगेटिव होता है। Acidic strength is inversely proportional to pK values. वो अपन सबको आइडिया। बेसिक स्ट्रेंथ में वी कैन राइट दैट, अब उसमें जनरली सिर्फ अमाइंस ही होते हैं बेसिक, या फिर वाटर होता है, तो अमाइंस आपने अमोनिया तो यहाँ लिख ही रखा है, तो अपन डायरेक्टली बेसिक स्ट्रेंथ पे चलते हैं रादर देन की राइटिंग ऑल दीज इंफॉर्मेशन। इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे तो मैंने आपको बता दिया, सेकंड और थर्ड पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो पहले अपन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन से देख लेते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस होगा ठीक है। अब अमाइंस में वी राइट दैट भाई 1 डिग्री अमाइंस, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइंस होता है। याद कर लो, अच्छी बात है अगर पीके याद होता है, नहीं है तो मैंने तो इसलिए लिखा कि आपको ऑथेंटिसिटी पता है कि जो सर ने लिखा है वो मतलब ऐसे नहीं लिख दिया होगा, कुछ वो पीके वगैरह सब कैलकुलेट करके लिखा होगा, मतलब सब सारी चीजें एनालाइज करके कि किसको क्या होना चाहिए, तो इसलिए मैंने पीके लिखा ताकि आपके दिमाग में कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद है तो अच्छी बात है। अमाइंस में भी नोट 1 डिग्री अमाइंस और प्राइमरी अमाइंस, 2 डिग्री अमाइंस और सेकेंडरी अमाइंस, एंड 3 डिग्री अमाइंस एंड या फिर अपन उसे टर्शियरी। अगर इनको आपस में आप ऐसे लिखते हो, मान लो मेरे पास ये है, मैं ऐसे लिख दूं और मैं ऐसे लिख देता हूं, ये आपस में आइसोमर्स होंगे, तो ये आपस में जो होंगे वो फंक्शनल आइसोमर्स। मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस अगर उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम और नाइट्रोजन सेम है तो वो आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, सारे के सारे अमाइंस बट दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। चेक करेंगे अपन स्ट्रक्चर आइसोमर्स में। और डिग्री ऑफ अमाइंस जो है वो अपन हाइड्रोजन एटम से काउंट करते हैं, नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है उससे काउंट करेंगे व्हाट इज द डिग्री ऑफ अमाइंस। 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री होगा, नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री, और एक भी नहीं है तो 3 डिग्री। ऑल अमाइंस आर लुईस बेसिस, आर लुईस बेसिस, और ठीक ठाक ही होते हैं, एंड आल्सो गिव लिटमस पेपर टेस्ट। मतलब अच्छा खासा बेसिक स्ट्रेंथ होता है इनका, वरना बेसिक तो अपन अल्कोहल को भी बोलते हैं, लेकिन ये लिटमस पेपर टेस्ट नहीं देते, इसका मतलब ये काफी वीक होता है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस डिपेंड्स ऑन
of amines depends on following factors. तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे वो डिपेंड करता है, जैसे अपन लिखेंगे एक फैक्टर होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम, ऑन नाइट्रोजन एटम। दूसरा फैक्टर होता है टेंडेंसी ऑफ नाइट्रोजन एटम टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। अब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो फिर थर्ड फैक्टर लिखेंगे अपन स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन। ऑफ अमोनियम सॉल्ट फॉर्म, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो सॉल्ट बनेगा वो कितना स्टेबल है। और फोर्थ अपन कहेंगे सिंस अपन एसिडिक को बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा वाटर में कैलकुलेट करते हैं, तो हाइड्रेशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट। अपने पास तीन अमाइंस है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है। अगर हम तीनों को कंसिडर कर लें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा 3rd डिग्री के पास, टर्शियरी के पास होगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी ऐसे आ जाएगा। टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन, तो अपन कहेंगे प्रोटॉन को अगर एक्सेप्ट करना है तो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को। लोन पेयर पे अगर प्रोटॉन लेके जाना है तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस तो ज्यादा होगा, तो प्रोटॉन को आना थोड़ा मुश्किल होगा। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, मतलब प्रोटॉन इजीली ये ले लेगा। फिर ये प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शियरी होगा। स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम सॉल्ट, अब अगर प्रोटॉन ले लिया तो अमोनियम सॉल्ट बन जाएंगे। जैसे ये प्राइमरी के लिए बन गया, ये सेकेंडरी के लिए बन जाएगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा अमोनियम सॉल्ट होगा, तो अपन कहेंगे जिसमें प्लस इफेक्ट ज्यादा हो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना। तो जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, जिसमें प्लस इफेक्ट ज्यादा होगा उसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो टर्शियरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। लास्ट वाला हाइड्रेशन की बात करते हैं। हाइड्रेशन का मतलब है ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जितना इजीली वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उतना ज्यादा उसका हाइड्रेशन होगा। तो अपन कहेंगे अगर इन दोनों में कंसीडर करना है तो ज्यादा वाटर, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें एक ही आर है, इसमें 2 आर है। तो फिर वाटर को ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, तो प्राइमरी का हाइड्रेशन ज्यादा होगा। अब चारों फैक्टर्स में से क्या हो रहा है कि 2 बार टर्शियरी ज्यादा है, 2 बार प्राइमरी ज्यादा है, सेकेंडरी तो हर बार सेंटर में आ रहा है। तो फिर अगर ऐसा होता कि भाई 3 बार टर्शियरी आ रहा है और एक ही बार प्राइमरी आ रहा है तो अपन लिख देते ट्राई टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, लेकिन यहां दोनों ही आ रहे हैं। तो अब इसमें एग्जैक्ट ऑर्डर बताना मुश्किल है, क्योंकि 2 बार टर्शियरी आ रहा है, 2 बार प्राइमरी आ रहा है, तो इसमें एग्जैक्ट ऑर्डर बताना मुश्किल है। तो फिर अपन कहेंगे कि फिर इसमें ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो सकते, एलिफेटिक अमाइंस में ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो सकते। तो अपन क्या करेंगे,
इस केस में, क्योंकि अगर मेरे पास ऐसे गिवन है CH3 NH2 CH3 NCH3 और CH3 NCH3 and CH3, तो इसमें अपन कहते हैं कि भाई सेकेंडरी हमेशा ही सेंटर में आ रहा था, वो प्राइमरी से ज्यादा टर्शरी से कम, और अगर टर्शरी पहले आ रहा था तो टर्शरी से ज्यादा, मतलब टर्शरी से कम लेकिन प्राइमरी से ज्यादा, इसलिए सेकेंडरी तो हमेशा ही मैक्सिमम था। और अगर इसमें अपन लिखेंगे भाई, जैसे अपने पास ये ऐसे C2H5H होता, अब C2H5 का साइज थोड़ा बड़ा होगा CH3 से, C2H5 का साइज थोड़ा बड़ा होगा CH3 से, ये भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है, सेकेंडरी तो इसमें भी ज्यादा होगा। अब फिर इन दोनों में अगर अपन चेक करेंगे, नो डाउट इसमें स्टेरिक एंट्रेंस ज्यादा हो रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसमें स्टेरिक एंट्रेंस कम है लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, क्योंकि सभी फैक्टर को कंसिडर करना है। तो दोनों ही केस में सेकेंडरी तो ज्यादा ही होता है। अब इन दोनों में डिसाइड कैसे करेंगे, तो वी से दैट कि भाई अब इसमें स्टेरिक एंट्रेंस C2H5 के कंपैरिजन में CH3 का स्टेरिक एंट्रेंस तो कम होता है, इसके कंपैरिजन में। हाँ, तो इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि भाई ये ज्यादा बेसिक है इससे, हाउ कैन वी कंपेयर दिस एंड दिस, इसमें तो बहुत कम स्टेरिक एंट्रेंस है, तो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते, या तो C2H5 से पूछेंगे या C2CH3 से पूछेंगे। तो इस केस में थोड़ा सा ज्यादा होता है प्राइमरी वाला, जबकि इस केस में थोड़ा सा ज्यादा होता है टर्शियरी वाला। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे याद रख लेते हैं, इफ R जो है वो CH3 है तो STP लिख लेते हैं, SPT लिख लेते हैं, और अगर R CH3 नहीं है, C2H5 है या C3H7 है, तो दोनों ही केस में STP लिख लेते हैं। सेकेंडरी ज्यादा होगा टर्शरी से, टर्शरी ज्यादा होगा प्राइमरी से, और अगर R CH3 है तो फिर STP नहीं होगा, इट विल बी SPT। तो वर्ड भी अपन नहीं बोल सकते ये वाला STP SPT वाला, क्योंकि STP वर्ड तो अपन को हमेशा याद रहता है। तो अगर CH3 है तो STP नहीं है, और अगर C2H5 या C3H7 है तो STP है। आगे अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं कि अगर ब्यूटाइल होगा तो फिर सबसे ज्यादा ये सेकेंडरी भी चेंज हो जाएगा, तो अपन को जरूरत ही नहीं है। या तो अपन से ये पूछेंगे CH3 या फिर अपन से C2H5 पूछते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पूछते। अब एलिफेटिक कमांड्स में तो ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, क्योंकि वो ऑर्डर जो है वो बार बार चेंज हो रहा है उस स्टेरिक एंट्रेंस की वजह से। क्योंकि सेकेंडरी तो हमेशा सेंटर में आ रहा है ना, मतलब इसमें भी इस पे प्रेफरेंस दे रहा है, इसमें भी इस पे प्रेफरेंस आ रहा है, इसमें भी इस पे प्रेफरेंस आ रहा है, और इसमें भी इस पे प्रेफरेंस आ रहा है, मतलब सेकेंडरी कभी चेंज नहीं हो रहा, वो वही लगा है। तो यहाँ प्राइमरी से ज्यादा है, यहाँ टर्शरी से ज्यादा है, यहाँ प्राइमरी से ज्यादा है, यहाँ टर्शरी से ज्यादा है, तो मतलब हमेशा ही डोमिनेटिंग कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। अगर 2 बार टर्शरी आ रहा है और 2 बार प्राइमरी आ रहा है, तो हर बार उनमें सेकेंडरी ही डोमिनेट कर रहा है। टर्शरी ज्यादा आया तो सेकेंडरी प्राइमरी को डोमिनेट कर रहा है, और प्राइमरी आया तो सेकेंडरी टर्शरी को डोमिनेट कर रहा है, इसलिए सेकेंडरी हमेशा ज्यादा है। तो एलिफेटिक में तो ज्यादा कुछ बन नहीं सकता।
लेकिन फिर भी अपन एक बात को ध्यान रखेंगे कि अगर कभी जरूरत पड़ेगा तो अपन इसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि प्रोटॉन अगर एक्सेप्ट कर पाएगा तो ही अपन उसे बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा बता पाएंगे। ये जो भी अपन एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं ये सब पानी में पढ़ते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं आपसे पूछूंगा HCl इज एसिड और नॉट, तो आप कहोगे पानी में डिसॉल्व करके देख लो, अगर प्रोटॉन देता है तो एसिड है, नहीं तो नहीं। और बेंजीन में अगर डिसॉल्व किया तो अपन कहेंगे वैसे भी नहीं देगा क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट है। बेंजीन में HCl डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और HCl जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है। सो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ पानी की बात ना करूं तो अपन कहेंगे अगर आप पानी की बात नहीं करोगे, अगर पानी के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट लोगे तो आप फोर्थ पॉइंट की बात नहीं कर पाओगे। इसको पानी में डालेंगे तभी तो पानी से H+ साइन लेगा ही, क्योंकि ये ज्यादा बेसिक है पानी के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब है अगर आप पानी में ऐड नहीं करोगे तो 2, 3 और 4 पॉइंट का कोई मतलब नहीं होगा। अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक नहीं है तो फिर पॉइंट नंबर 2, 3 एंड 4 उनका कोई मतलब नहीं होगा, फिर उस पर कुछ भी डिपेंडेंस नहीं होगा, सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ फर्स्ट पॉइंट पर डिपेंड करेगा, क्योंकि पानी में ही वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, अमोनियम आयन बनेगा और हाइड्रेशन होगा। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस in non-polar solvent or in gaseous phase. Always follow the order. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे ही डिपेंड करेगा, तो इट विल बी टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। वो हमेशा रहेगा क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे ही डिपेंड करेगा। विल ओनली डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन आटम, क्योंकि प्रोटॉन भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट या गैसियस फेज है, और प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो अमोनियम सॉल्ट भी नहीं बनेगा, अमोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा तो हाइड्रेशन की बात नहीं करते। डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन आटम ये हो जाएगा। अब सिंस एलिफेटिक अमाइन में ज्यादा कुछ नहीं है तो अपन को क्या करना होता है, अपन पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड सिर्फ अमाइंस थोड़ी होते हैं, और भी होते हैं, अमाइड भी होते हैं, साइनाइड्स भी होते हैं, लाइक दैट बहुत सारे होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब बहुत सारे कंपाउंड होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, तो अपन इनको ऐसे लिख लेते हैं। नाइट्रोजन जिन कंपाउंड में प्रेजेंट होता है उनमें सबसे ज्यादा बेसिक जो होता है वो ग्यूनाडाइन्स होता है। ग्यूनाडाइन्स के बाद एलिफेटिक अमाइंस होते हैं जो अपन ने अभी पढ़ा। एलिफेटिक अमाइंस के बाद अमोनिया लिखते हैं, अमोनिया के बाद एरोमेटिक अमाइंस होते हैं, एरोमेटिक अमाइंस के बाद अपन इमाइंस बोलते हैं, इमाइंस के बाद इमाइड्स होते हैं। इमाइड्स और इमाइंस एक ही बात है, अमाइड्स लिख लेते हैं, अमाइड्स बोलते हैं। फिर अपन साइनाइड्स बोलते हैं एंड देन नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स अपन को पता है क्या होता है,
साइनाइड्स भी पता है अपन को क्या होता है, अमाइड्स भी पता है अपन को क्या होता है। इमाइन्स आर लाइक दिस, ये हाइड्रोजन होना जरूरी नहीं है। दैट इज इमाइन्स। एरोमेटिक अमाइन्स अपन को पता है, अमोनिया, एलिफेटिक अमाइन्स अभी अपन ने पढ़ा, ग्यूनोडाइन्स आर दिस। मतलब अगर ये ऊपर वाले NH की जगह ऑप्शन लिखता तो यूरिया यूरिया हो जाता। दिस इज ग्यूनोडाइन्स। इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है। अगर मैं इसको डिलोकलाइज करूंगा इस बॉन्ड के साथ तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बाकी किसी में डिलोकलाइजेशन से नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। तो अगर किसी नाइट्रोजन एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा तो ऑब्वियसली बात है उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा ही होगा न्यूट्रल वालों से। ये सब न्यूट्रल। अमाइड्स आर एम्फोटेरिक, इसका मतलब है ये दोनों एसिडिक, क्योंकि ये सारे के सारे बेसिक है। बेसिक के बाद बीच में अगर एम्फोटेरिक आता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ शुरू हो जाता है। जैसे अपन ने पीरियोडिक टेबल में भी देखा, ऑक्साइड वगैरह पढ़ रहे थे तो LHS से RHS की तरफ आप किसी भी पीरियड में ऑक्साइड लिखो, अगर बीच में एम्फोटेरिक आ गया तो उसके बाद वाले एसिडिक हो जाएंगे। ग्यूनाडाइन्स में जो नाइट्रोजन एटम इधर है ना, उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा तो sp3 बनाएगा नाइट्रोजन एटम। ये तो sp3 होते ही, ये भी sp3 होता है। एरोमेटिक अमाइंस में डीलोकलाइजेशन होगा तो sp2 होगा, ये तो दिख ही रहा है sp2 है। ये अमाइड्स ये भी डीलोकलाइजेशन में होगा तो sp2 है। ये sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो एक बात तो पक्का है कि मैं हाइब्रिडाइजेशन देख के भी बेसिक स्ट्रेंथ बता सकता हूँ। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ sp3 इज ग्रेटर देन sp2 इज ग्रेटर देन sp। मतलब अगर मुझे अमाइंस के ऑप्शन दे दो आप, तो मैं पहले ये चेक कर लूंगा कि कौन सा नाइट्रोजन एटम sp3 है, कौन सा sp2 है, कौन सा sp है। क्योंकि इसमें तो मुझे साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है तो बेसिक स्ट्रेंथ अलग अलग होगा, और sp3 वाला ज्यादा बेसिक होता है sp2 वाले से, ज्यादा बेसिक होता है sp से। फिर अपन कहेंगे कि भाई एलिफेटिक अमाइंस तो अभी देखा अपन ने, STP और spt दोनों बनाए अपन ने। CH3 है तो STP नहीं होता, बाकी में STP बताया था, वो याद रखना, क्योंकि इन सब से ज्यादा चांसेस होंगे कि अपन को ऊपर वाले पार्ट से ही पूछा जाए एलिफेटिक अमाइंस से। मेंस वगैरह में तो इससे मिक्स करके कम ही पूछेंगे, एडवांस में पूछेंगे, बट मेंस में तो ऊपर वाले पार्ट से ही पूछ लेते हैं। अब एलिफेटिक अमाइन तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, ग्रेनाडाइंस ये हो गया, अमोनिया अपन को पता है। एरोमेटिक अमाइंस की बात कर ले। एरोमेटिक अमाइंस में अपन कहेंगे भाई, एरोमेटिक अमाइंस में ये भी एरोमेटिक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये भी एरोमेटिक है, और ये भी एरोमेटिक है। ये सभी एरोमेटिक है।
इसका लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में नहीं जाता, इसका लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में जाएगा, इसका लोन पेयर डिलोकलाइज है, इसके पास रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसी लोन पेयर की वजह से ही तो वो एरोमेटिक है। ये लोन पेयर एरोमेटिक स्टेबलाइज नहीं है भाई, ये मॉलिक्यूल इस लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक नहीं है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि मेरे पास ये गिवन है, दिस पॉजिटिव चार्ज इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नॉट एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड, दिस पॉजिटिव चार्ज इज एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड, क्योंकि इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक तो इसकी वजह से है। सो ये ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल होगा, कुछ वजह है। ठीक है ना, तो इसकी वजह से ये एरोमेटिक है, सो दिस पॉजिटिव चार्ज इज एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड। तो इस लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है, इसलिए एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड है, मतलब इस ये लोन पेयर आप भूल ही जाओ एक तरीके से, क्योंकि ये डिलोकलाइजेशन में चला जाएगा। अब अपन कहेंगे देखो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ऐसे बन जाएगा, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ऐसे बन जाएगा, और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ऐसे बन जाएगा। अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो एंटी एरोमेटिक बनेगा, इसका मतलब है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब इसकी प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी तो इससे भी कम होगी, ये एंटी एरोमेटिक तो नहीं बनाएगा ना, प्रोटॉन लेगा भी तो। मतलब अगर अमाइंस में मुझे लीस्ट बेसिक कुछ बताना है तो यही बता दूं। हाँ तो वो तो एरोमेटिक है, आप कह रहे थे एरोमेटिक ज्यादा होते हैं, हाँ तो एरोमेटिक में भाई ये ज्यादा होता है ना, ये तो ज्यादा ही बेसिक होगा इससे, ये भी ज्यादा बेसिक होगा इससे, लेकिन ये नहीं है क्योंकि एंटी एरोमेटिक बन रहा है। इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है क्योंकि लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है इससे, लेकिन इसका बेसिक स्ट्रेंथ एरोमेटिक में सबसे कम तो है, लेकिन इसका बेसिक स्ट्रेंथ तो सबसे ही कम है, इनसे भी कम है, मतलब एसपी वाले से भी कम हो जाता है। वो क्यों? ऑब्वियसली बात है, प्रोटॉन लेगा कैसे, लेगा तो एंटी एरोमेटिक बनेगा। सो दिस इज लीस्ट बेसिक, ऑल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, वो एंटी एरोमेटिक बना रहा है ना। सो एरोमेटिक में अगर हमें इन दोनों में ध्यान रखना है कि भाई पेरिडीन जो होता है वो ज्यादा बेसिक होता है एनिलीन से। तो हम बेसिक स्ट्रेंथ इसके बेसिस पे सारा कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाकी ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा, हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट और इमाइंस अमाइंस वाला पार्ट। अब एरोमेटिक अमाइंस तो मैंने बता ही दिया, ये अपन ने पढ़ ही लिया ऑलरेडी, ग्यूनाडाइंस अपन को पता है, इन दोनों में ये भी sp2 है, ये भी sp2, इसका लोन पेयर डिलोकलाइज होकर ऑक्सीजन पे जा रहा है, इसका लोन पेयर डिलोकलाइज होके, मतलब इमाइंस में अगर अपन चेक करेंगे तो लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, वो sp2 हाइब्रिडाइज तो है, ये डिलोकलाइज नहीं है, जबकि ये डिलोकलाइज है और वो भी ऑक्सीजन पे जा रहा है, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाके रुक जाएगी, यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं जाएगी नाइट्रोजन एटम से, ऑब्वियसली बात है ये ज्यादा बेसिक होगा इससे।
तो क्वेश्चन भी अपन को मतलब काफी इजी पूछते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ जैसे मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन गिवन है तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई ये तो अमाइड है, ये तो एलिफेटिक अमाइड है, CH3 है दोनों ही केसेस में। CH3 है तो सेकेंडरी ज्यादा होगा, और ये C2H5 में फर्क नहीं पड़ता, अगर C2H5 होता तब भी सेकेंडरी ज्यादा होता है, और अगर CH3 है तब भी सेकेंडरी ज्यादा होता है, इसलिए सेकेंडरी तो ज्यादा ही होता है। ये वन, और इसमें इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है, सो इट इज गियोनाडाइन। पूरा गियोनाडाइन तो नहीं है, गियोनाडाइन में इधर भी NH2 होता है, लेकिन अपन इसे गियोनाडाइन टाइप बोल सकते हैं, टाइप को बोल ही सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो डी वाला तो गियोनाडाइन टाइप है, इसलिए ज्यादा बेसिक होगा। बाकी अमाइड तो एम्फोट्रिक होता है, जबकि एलिप्टिक में अमाइंस बेसिक होते हैं, तो सी लिख लेंगे, फिर बी लिख के फिर ए लिखेंगे, क्योंकि ये तो एम्फोट्रिक होता है। अमाइंस आर एम्फोट्रिक इन नेचर, एसिड से भी रिएक्ट करते हैं, बेस से भी रिएक्ट करते हैं, इस टाइप से बता। बाकी अपन कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम अपना असली को बेसिक स्ट्रेंथ खत्म ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो GOC1 आपको शीट से सॉल्व करना है, आपको शीट मिल गया GOC1 का? GOC1 का शीट है? यस सर। कोई हाँ बोल रहा है, कोई ना बोल रहा है, ठीक है। तो मैं अभी GOC1 का शीट भेज दूंगा, है ना, मैं भेज दूंगा, तो तुम लोग उसको GOC1 पूरा सॉल्व करो। एक्सरसाइज 1 अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे GOC1 का, आप डाउट पूछ लेना, उसके बाद अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। तो GOC1 के शीट से एक्सरसाइज 1 पूरा आपका होमवर्क, उसके बाद इसको शुरू कर लें, ठीक है। तो अभी भेजता हूँ मैं GOC1 की शीट और लेक्चर नोट्स भी। चलो भाई ठीक है, अभी भेज दूंगा मैं लेक्चर नोट्स। थैंक यू।